नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे घटना चक्र की पूरी सीरीज, और इस सीरीज में आज बात करेंगे हम लोग हिस्ट्री के अंतर्गत। देखिए यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे आधुनिक भारत की, मॉडर्न हिस्ट्री की, घटना चक्र के टॉपिक नंबर 5, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग थ्योरी पोर्शन की, और उसके तत्पश्चात अप्रोक्स 40 के आसपास MCQ प्रश्नों को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले थ्योरी पोर्शन की हम लोग बात करते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग माने अमीर वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिए जाने के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास यहाँ पे नहीं हो सका। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया। इससे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बीसवेदारी आदि भिन्न भिन्न आदि नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्रों में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिससे भूमि के लगान का देखिए 10/11वां भाग कंपनी को यहाँ पे देना था। 1/11वां भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति माने भद्र नवाब के रूप में मौजूद थे। अस्थाई भूमि बंदोबस्त यह जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई दूसरी व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। तो अस्थाई बंदोबस्त में अब कोई नई चीज़ थी नहीं, उसमें कंपनी प्लस ठीक है जमींदारों के बीच एक परमानेंट सेटलमेंट था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसके अंतर्गत डायरेक्ट रैयत माने किसान था, कंपनी के अधिकारियों को डायरेक्ट किसान से यहाँ पे कॉन्टेक्ट था। इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे तथा सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू किया गया। तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग माने आधुनिक कर्नाटक के एक भाग में लागू की गई। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नाम है पूर्वी बंगाल और असम, ध्यान रखिएगा। कितने स्टूडेंट के बीच कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे अस्थाई बंदोबस्त थी, लेकिन इन दोनों क्षेत्रों को आप लोग ध्यान से देखिए। इस प्रथा के अंतर्गत रैयतों को भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दिए गए थे, और प्रत्यक्ष रूप से या सीधे तथा व्यक्तिगत रूप से वे स्वयं सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था ने कृषक भू स्वामित्व की स्थापना की। इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी तथा लगान की दर भी काफ़ी इसमें ऊंची होती थी। महलवाड़ी पद्धति में भू राजस्व व्यवस्था कृषक के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम अथवा महाल के साथ स्थापित की जाती थी। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि छोड़ देता था तो ग्राम समाज इस भूमि को संभाल लेता था। यह ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि तथा अन्य भूमि का स्वामी होता था। यह था महलवाड़ी व्यवस्था, अर्थात यहाँ पे जो कंपनी के जो अधिकारी होते थे गांव के मुखिया से लगान वसूलते थे, और गांव का जो मुखिया होता था गांव के एक एक किसान से वो वसूली करता था। यह पद्धति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में लागू की गई, जिसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 30% हिस्सा यहाँ पे शामिल था। औपनिवेशिक शासनकाल में भारत सरकार के गृह शुल्कों से तात्पर्य इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था। इसमें शामिल थे भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाला भत्ता और पेंशन। भारत के
बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि गृह शुल्कों पर भारित नहीं थी। ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। इसके तहत भारत में ब्रिटिश आयातों पर नाम मात्र का शुल्क यहाँ पे या मैंने बिल्कुल नहीं लगता था, जबकि भारत के निर्यातों पर ब्रिटेन में भारी शुल्क यहाँ पे लगाया जाता था। तो अब यही ये धन का बहिर्गमन पूरी तरीके से चल रहा है। अंग्रेज अपने अकॉर्डिंग भू राजस्व से लेके पूरी की पूरी जो नीतियाँ जो बना रहे हैं बिल्कुल अपने प्रॉफिट के लिए। अब यहाँ पे एक नया थ्योरी दिया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा, धन का बहिर्गमन, अर्थात धन ठीक है भारत से यहाँ पे बाहर जा रहा है। इसके अंतर्गत यहाँ पे राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक किसी भी प्रकार का यहाँ पे सहारा, ध्यान रखिएगा, नहीं होता था। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। इन्होंने ठीक है एक पारसी यहाँ पे व्यापारी के रूप में दादा भाई नौरोजी मौजूद थे, कांग्रेस के, ठीक है, वो सदस्य भी थे। उन्होंने अपने लेखों एवं पुस्तकों इंग्लैंड, डेप्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीम्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने अपवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रमेश चंद्र दत्त ने भी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत पर बल दिया। उन्होंने अपनी लेख इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में यह मत प्रकट किया था कि सकल राजस्व का आधा भाग, ध्यान रखिएगा, सकल राजस्व का आधा भाग प्रति वर्ष भारत से बाहर चला जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 ईस्वी में अपने कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया और उस समय कांग्रेस ने घोषणा की कि देश में पड़ने वाले अकाल और लोगों की निर्धनता का कारण वर्षों से लगातार चला आ रहा धन का बहिर्गमन है, अर्थात यहाँ के लोगों को प्रॉफिट नहीं हो रहा है और जो भी नीतियाँ लगाई जा रही हैं अंग्रेजों के द्वारा वो सब यहाँ पे ब्रिटेन के हितों से परिचालित थी। सर सैयद अहमद खां ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज का विकास में वे भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे। अतः वे दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने का सिद्धांत पर दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी। दादा भाई ने अंग्रेजी राज्य की शोषक नीतियों का अनावरण किया और कहा कि राज्य भारत को दिन प्रतिदिन लूटने लगा है, जिसके कारण भारत निर्धन देश बनता जा रहा है। इसके परिप्रेक्ष्य में ही उन्होंने अपनी ड्रेन थ्योरी यहाँ पे दी। दादा भाई नौरोजी ने 1865 ईस्वी में W.C. बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया, जिसका कार्य भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था। 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय भी थे। ये था पूरा का पूरा थ्योरी पोर्शन। आइए हम लोग बात करते हैं अब यहाँ पे कुछ MCQ की। पहला है, भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी नीतियाँ होम चार्जेज की यहाँ पे संगठक थी? पहला है, लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा है, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, बिल्कुल करेक्ट है। भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग लाई जाने वाली निधि। अब तीसरा थोड़ा सा ठीक है अटपटा है, ये तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे B। नेक्स्ट, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था, किसके लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाता था? भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए ही प्रयोग किया जाता था। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तीसरा, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण क्या था यहाँ पे? तो धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में
निवेश करने की यहाँ पे तरजीह दिया जाना। नेक्स्ट, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा यह लागू किया गया था। नेक्स्ट, किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त यहाँ पे प्रारंभ किया गया था? वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। नेक्स्ट, अस्थायी बंदोबस्त किसने किया, माने किससे किया गया था? जमींदारों से यह किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ। किस गवर्नर जनरल ने, थोड़ा सा आप देख लीजिए ब्लर हो गया है इमेज, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? नाम था उसका लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया 1793 ईस्वी में, लागू किया गया बंगाल के क्षेत्रों में। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रकृति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता था? ठीक है, तो इसका करेक्ट यहाँ पे उत्तर रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, ये भी सही था। ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, ये भी सही था। न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना, ये भी सही था। तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है दिया हुआ ABC, ठीक है, पत्रों में से कोई भी यहाँ पे कह रहा है कि सही नहीं है, अर्थात यहाँ पे जो भी बातें लिखी गई हैं इन पे यहाँ पे लागू नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रकृति में बढ़ोतरी देखी गई थी। अब इसके पीछे आप देखेंगे खासकर इस परमानेंट सेटलमेंट को, अस्थायी बंदोबस्त को, तो फिर आप इसको और बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका प्रमुख कारण यहाँ पे क्या था? तो इसका प्रमुख कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण यहाँ पे नहीं था। नेक्स्ट, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? इसके लिए ठीक है लागू करने का कारण था भू राजस्व का, यहाँ पे राजस्व मैंने परमानेंट कर देना, एकदम फिक्स कर देना, निर्णय कर लेना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा लागू मैंने अधिनियम द्वारा दिया गया था 1885 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1885 में बंगाल और बिहार में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध थे? कौन थे यहाँ पे? तो ये हो जाएगा अलेक्जेंडर रीड और दूसरा था टॉमस मुनरो। तो देखिए यहाँ पे ठीक है रैयतवाड़ी है ना कि अस्थाई है। नेक्स्ट, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंध है। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। अब यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे दे दिया गया। तो जनरली देखिए पश्चिम भारत में भी था, महाराष्ट्र की तरफ, और नीचे आपको दक्षिण भारत में। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? मुनरो था। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी टॉमस मुनरो के द्वारा किया गया था। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? अब यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया, देखिए मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है, यहाँ पे सुटेबल उत्तर यहाँ पे मद्रास होगा। इसके अलावा बम्बई प्रेसिडेंसी की तरफ भी, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, मद्रास प्लस बम्बई। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ किया हुआ था मद्रास प्रेसिडेंसी में, बाद में बंगाल प्रेसिडेंसी में भी लगा दिया गया। सॉरी, ठीक है, रैयतवाड़ी है मद्रास प्रेसिडेंसी में, बाद में बम्बई प्रेसिडेंसी में एक्सपेंड किया गया। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दे दिया जाता था। किसानों द्वारा सीधे, देखिए यहाँ पे रैयतवाड़ी है, सीधे सरकार को दे देता, बिल्कुल यहाँ पे सही है। सरकार रैयतों को पट्टे देती थी, बिल्कुल सही है। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण यहाँ पे किया जाता था, ये भी ठीक है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। किसान स्वयं जो मालिक होता है उसी को बोला जाता है रैयतवाड़ी प्रथा। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी?
1839 में, ध्यान रखिएगा 1839 में दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाद सिद्धांत ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा नीचे किस कथन में आती है? पहला स्टेटमेंट, देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। ठीक है, देश के संसाधनों का उपयोग कर रहा है, तो इस कथन में तो नहीं आएगा यहाँ पे। भारत का राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल यहाँ पे नहीं मिलता था। एक करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हो सकता है। देखिए, हो जाएगा बी। निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? उसका नाम था, ठीक है, यहाँ पे है दादा भाई नौरोजी। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? वो किया यहाँ पे दादा भाई नौरोजी के द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का यहाँ पे चयन कीजिए। अभी कथन है, ठीक है, यहाँ पे है कथन, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। कह रहा है ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। अनुकूल तो नहीं था, पहला यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफल यहाँ पे निर्यात था। ये कथन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये सही है, सॉरी ये गलत है, पर यहाँ पे ठीक है आर सही है। सॉरी, यहाँ पे अभी कथन दिया हुआ है ब्रिटिश काल में सामान्यता, थोड़ा सा इसमें कंट्रोवर्सी मुझे लग रहा है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। वैसे घटना चक्र ने इसका उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक थे? दादा भाई नौरोजी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी है, इसके बाद जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त, तीनों के तीनों थे। करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? ये थे सर सैयद अहमद खां। पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? ये देखिए 2004 में पूछा गया है। इसको लिखा गया था, ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उस दल का नाम था उदारवादी, याद रखिएगा, उदारवादी दल। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? नाम था दादा भाई नौरोजी। अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? कह रहा है पहला स्टेटमेंट, यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावित देन थी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। बिल्कुल सही है। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास, देखिए यहाँ पे जगाया। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं था, वो तो डायरेक्ट, ठीक है, पारसी धर्म से बिलोंग करते थे। उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं था। पहला यह स्टेटमेंट देखिए सही है, अर्थात केवल एक। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? वो विचार दिया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत, दक्षिण भारत में देखिए सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण करना। तो यही है इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए यहाँ पे आर्थिक तौर पे, ठीक है, 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करके मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई। इंग्लैंड से, माने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति उफान पर थी, अतः इंग्लैंड को अपने उद्योगों के लिए सस्ते माल की आवश्यकता थी। इस प्रकार भारत कच्चे माल का उत्पादन करने वाला देश बनकर रह गया। इसके अतिरिक्त भारत में पूंजीवादी व्यवस्था के बढ़ने के साथ साथ नई लगान नीति के कारण किसान को अब नकद राशि की आवश्यकता थी। सब वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, बताने की कोशिश किया गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का MCQ प्लस थ्योरी यहीं कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।